नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। इंश्योरेंस बाजार पर आज चर्चा होगी। बुधवार का दिन है। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ अपना पैसा.com के CFO बलवंत जैन साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है बलवंत सर आपको, और साथ ही नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बलवंत साहब, जैसे कि हम जानते हैं 1 जनवरी 2014 न सिर्फ ये एक नए साल की शुरुआत है, बल्कि इंश्योरेंस बाजार में भी काफी कुछ नया होने वाला है। कई सारी पॉलिसीज रिवाइज होकर आएंगी, यानी एक आम ग्राहक के लिए, पॉलिसी धारकों के लिए काफी कुछ बदलाव होने जा रहे हैं इंश्योरेंस बाजार पर। उन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, साथ ही कुछ सवालों को भी शामिल करेंगे। आइए एक नजर डालते हैं क्या रहेगा शो में खास। आज के शो में इंश्योरेंस बाजार पर क्योंकि चर्चा हो रही है, इसलिए आज हम अलग अलग टॉपिक्स को टच करने वाले हैं। इंश्योरेंस बाजार के अंदर टर्म प्लान्स अगर आप तलाश रहे हैं तो ऑनलाइन टर्म प्लान्स पर भी बातचीत होगी। कौन सी टर्म प्लान्स के ऑफर्स हैं, साथ ही मेडिक्लेम अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो मेडिक्लेम में किन चीजों का आपको ख्याल रखना होगा, डिस्क्लोजर्स के बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही 2014 की शुरुआत में नए इंश्योरेंस प्लान्स क्या एक्चुअली होने वाला है, ये सभी चीजों का, हम सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। बलवंत जैन हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हम लेंगे, ये ईमेल के जरिए अशोक हेगड़े जी का सवाल है और काफी रेलेवेंट है आज के संदर्भ में, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि LIC पॉलिसीज का इन्होंने एडवर्टीजमेंट देखा है और कई समय से सुन रहे हैं कि पॉलिसीज विड्रॉ होने वाली है। इसका एक्चुअली में क्या मायने हैं, क्या अर्थ हैं इसके, और जैसे इन्होंने अपने सवाल में मेंशन किया है कि क्या सभी जो मौजूदा पॉलिसीज है, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, क्या सभी पॉलिसीज विड्रॉ हो जाएंगे या ये चुनिंदा कैटेगरीज के लिए ये ऑप्शन है? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि IRDA की जो गाइडलाइंस है, जो 30 सितंबर को इफेक्ट में आने वाली थी, वो 3 महीना एक्सटेंड कर दी। तो 31 दिसंबर के बाद में जितनी भी नॉन यूलिप और जो नॉन टर्म प्लान्स है, जो ट्रेडिशनल प्लान्स है, जैसे होल लाइफ है, मनी बैक पॉलिसी है, एंडोमेंट पॉलिसी है, वो सब इंश्योरेंस कंपनी को विड्रॉ करने के लिए कहा गया है और उसकी जगह पे नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करने का बोला गया है। और जो नए प्रोडक्ट जो मार्केट में आए हैं, वो जो क्लाइंट हैं उनके लिए ज़्यादा फ्रेंडली है। उसमें जैसे जो रिस्क कवरेज है वो बढ़ा दिया गया है, और जो एजेंट का कमीशन वगैरह है वो उस ढंग से किया गया है कि उसके लिए इंसेंटिव नहीं रहेगी बार बार नई पॉलिसी पुरानी सरेंडर करवा के नई पॉलिसी इश्यू करवाने की। जी, साथ ही अगर सिर्फ LIC की भी बात करें बलवंत साहब, तो हम जैसे कि जानते हैं कि पिछले साल भी काफ़ी सारी पॉलिसीज LIC ने विड्रॉ करी और इसने एडवर्टीजमेंट भी देने शुरू किए, टेलीविजन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, इस तरह के एड्स भी, यानी पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। लेकिन क्योंकि ये एक सेंसिटिव मैटर है और जाहिर है कि जो ऑलरेडी मौजूदा निवेशक हैं जिन्होंने ऑलरेडी पॉलिसीज खरीदी हुई हैं, उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट खबर है। साथ ही जो नई पॉलिसीज लेना चाह रहे हैं उनके बीच में कोई अगर कन्फ्यूजन ना रहे, उसके लिए हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा ये क्लैरिफाई कर पाएं कि अब जो मार्केट में नई पॉलिसीज आएंगी वो पुरानी पॉलिसी से कैसे अलग होंगी। देखिए, मैंने जैसे बताया ना कि जो पुरानी पॉलिसी जो ले चुके हैं उनकी तो कंटिन्यू रहेगी, और जिसको नई पॉलिसी खरीदनी है उनके लिए जैसे LIC ने नई प्रोडक्ट इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस की है। और जो IRDA की गाइडलाइंस है उसमें जैसे जो रिस्क कवरेज है वो बढ़ा दिया गया है, और इसके अलावा जो कमीशन मिलता है एजेंट को, उसको इस ढंग से बनाया गया है जिससे जो एजेंट है उसके लिए इंसेंटिव नहीं रहेगा कि पॉलिसी सरेंडर करवा दे और नई पॉलिसी निकलवा दे। नहीं तो नॉर्मली एजेंट क्या करते हैं, जैसे 5-7 साल हो गए तो एक पॉलिसी सरेंडर करवा देते हैं और नई पॉलिसी खरीदने को इंड्यूस करते हैं क्लाइंट को। चलिए, तो एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इनफैक्ट ये इफेक्टिव भी हो चुका है, कुछ रिवाइज पॉलिसीज भी आएंगी, कुछ कैटेगरीज में भी बदलाव होंगे। इसी चर्चा, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हमारे साथ अब जो फोन लाइन पर है मिलिंद नावडेकर जी पुणे से मौजूद हैं। नमस्कार मिलिंद जी, आपको नए साल की शुभकामनाएं और अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हेलो, नमस्कार मिलिंद जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा नाम मिलिंद है, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। मुझे टर्म प्लान के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। मैंने कुछ रिसर्च किया था ऑलरेडी जी इसके बारे में, और मुझे पूछा था कि एगॉन रेडिकेयर या फिर HDFC, इनमें से कौन सा अच्छा प्लान रहेगा मेरे लिए। आपका क्राइटेरिया क्या है मिलिंद, जो आप टर्म प्लान की तलाश कर रहे हैं? कितने का आप टर्म प्लान चाह रहे हैं? अपने बारे में अगर आप कुछ जानकारी दे सकें। मैं अराउंड 1 करोड़ के आसपास का कवरेज चाह रहा हूँ। मेरी उम्र अभी 30 एज है। ओके, तो इसके लिए देख रहा हूँ। चलिए,
जैसा कि इन्होंने बताया बलवंत साहब, ये 10 लाख इनकी सालाना है, और जैसा इन्होंने बोला कि इनकी जो इन्होंने खुद अपने एंड पे भी काफी रिसर्च करी है, आपके एंड से जानना चाहेंगे कि एज एन एक्सपर्ट आप इनको क्या रेकमेंड करेंगे? 1 करोड़ का टर्म प्लान इनको क्या इनके लिए पर्याप्त रहेगा, या उससे इनको सम एश्योर्ड थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है? पल्लवी, ऐसा है, मिलिंद जी को जो सम एश्योर्ड सोच रहे हैं वो नॉर्मली जो आपकी एनुअल इनकम है उससे कम 12 गुना होना चाहिए, क्योंकि इन ड्यू कोर्स आपकी इनकम भी बढ़ती है और भविष्य में फिर इंश्योरेंस खरीदना थोड़ा महंगा पड़ता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि उनको 1.2 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख का इंश्योरेंस लेना चाहिए। और इनकी जो जैसे 30 साल की एज है, 30 साल का टर्म उनको मिलेगा। तो मैंने 2 पॉलिसी है वो आइडेंटिफाई करी है। भारतीय एक्सा की ई प्रोटेक्ट प्लान है जिसका प्रीमियम उनका 1 करोड़ 20 लाख इंश्योरेंस का 30 साल की एज का 30 इस साल का टर्म का 9,843 आएगा। और दूसरी पॉलिसी मैक्स लाइफ की है, वो भी ऑनलाइन टर्म प्लान है, उसका 9,978 रुपये आएगा। तो उनको जो पॉलिसी खरीद सकते हैं वही खरीदना चाहिए। और ये दोनों पॉलिसी मैं बता रहा हूँ वो ऑनलाइन टर्म प्लान है। ऑनलाइन टर्म प्लान रिलेटिवली सस्ते होते हैं क्योंकि उसमें एजेंट का कमीशन वगैरह नहीं होता है। जी, तो एजेंट कमीशन नहीं होता। और जैसे मिलिंद आपने खुद भी रिसर्च किए, काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको एक कंपैरेटिव फिगर दिखा पाएंगे, प्रीमियम्स के बतौर आप देख पाएंगे कि आप कौन सी पॉलिसी आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी, ज्यादा इकोनॉमिकल कौन सी पॉलिसी रहेगी। कुछ और सवालों को यहाँ शामिल करेंगे। एक सवाल मेल के जरिए जयेश चौधरी जी का सवाल है, भरूच गुजरात से इन्होंने सवाल पूछा है। बलवंत साहब, इनका सवाल जैसे मेल में इन्होंने मेंशन किया है, इनकी उम्र 45 साल है, वाइफ भी इसी एज ग्रुप में आती हैं, एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं और फिलहाल कंपनी से ही एक ग्रुप इंश्योरेंस इन्हें मिला हुआ है। जाहिर है क्योंकि ये दिसंबर का महीना भी खत्म हुआ है और रिन्यूअल काफी सारी कंपनीज के हुए हैं। आपसे जानना चाह रहे हैं एक सेपरेट कवर ये लें या फिर ये 5 लाख का मेडिक्लेम इनके लिए पर्याप्त होगा? हालांकि इनकी जो सैलरी है वहां पर वो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इनकी उम्र को देखते हुए 5 लाख रुपए, क्रिटिकल इलनेस भी अगर हम ध्यान में रखें तो क्या 5 लाख इज अ सफिशिएंट अमाउंट या फिर एक और पॉलिसी इनको लेनी चाहिए? पल्लवी, एक तो क्वेश्चन है अमाउंट सफिशिएंट है या नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि उनको एम्प्लॉयर का जो ग्रुप इंश्योरेंस है इसके अलावा भी इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए नहीं। तो इनको जैसे कंपनी ने प्रोवाइड करके रखा हुआ इंश्योरेंस, इसके अलावा भी इनको अपना खुद का इंडिविजुअल भी मेडिक्लेम लेना जरूरी है। क्योंकि ऐसा है, रिटायरमेंट के बाद में जैसे आपका ग्रुप इंश्योरेंस है वो आपको अवेलेबल नहीं होगा। आप सपोज कंपनी छोड़ दिया तो इमीडिएटली आप बिना कवर के रह जाते हैं। और क्या होता है कि आप ड्यूरिंग द कोर्स आपकी कोई फैमिली मेंबर है, आपको खुद को ही कोई बीमारी अगर हो गई तो जो वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में गिनी जाती है। तो कंपनी छोड़ने के बाद या रिटायरमेंट के बाद आप अगर इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो आपको वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है वो 3-4 साल तक कवर नहीं होगी। तो मेरा सुझाव रहेगा कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा की उनके जो अकाउंट होल्डर है उनके लिए 5 लाख की फ्लोटर पॉलिसी आती है जिसमें 7,100 का प्रीमियम आता है। तो ये उनके खुद के लिए भी और उनकी वाइफ दोनों के लिए भी ले ले तो 14,200 में इनको मोटा मोटी 10 लाख का इंश्योरेंस कवर हो जाएगा दोनों की। जी, लेकिन जैसे आपने बताया ये फ्लोटर पॉलिसी है तो बिल्कुल, और 14,000 के आसपास इनको प्रीमियम पड़ेगा। लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि केवल बैंक ऑफ बड़ौदा के ही जो होल्डर्स हैं, अकाउंट होल्डर्स, उनको ही ये पॉलिसी मिल सकती है। उसके अलावा एक ऑल्टरनेटिव भी आपने बताया अपोलो म्यूनिक का, उसमें लगभग कितना प्रीमियम पड़ेगा? देखिए, मैंने जो दूसरा अल्टरनेटिव मैं बता रहा हूँ अपोलो म्यूनिक की इजी हेल्थ स्टैंडर्ड प्लान है, तो उसकी 3 लाख की दोनों की अगर पॉलिसी ले ले जिसका प्रीमियम इनको दोनों का मिला के 10,300 आएगा। इसके ऊपर और एक टॉपअप प्लान ले सकते हैं अपोलो का ऑप्टिमा प्लस, जिसका इनको 5 लाख का टॉपअप प्लान ले जिसमें 3 लाख का डिडक्टिबल है। तो इन दोनों का मिला के 3,600 रुपया जो टॉपअप प्लान है उसका प्रीमियम आएगा। तो दोनों मिला के 10,300 और 3,600 13,900 रुपया अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर नहीं ले पाते हैं तो ये इनको मिल जाएगी। पर मेरा बाकी व्यूअर्स के लिए भी सुझाव रहेगा कि अगर आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, आपका एम्प्लॉयर आपको ग्रुप इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, परंतु आपके लिए आपका खुद का भी इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भविष्य में हो जाएगी वो कवर करने के लिए। और अगर आपका कोई दूसरा कंपनी ज्वाइन किया जहाँ पे कंपनी आपको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करती है जी, क्योंकि यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आप अगर कंपनी छोड़ते हैं या रिटायरमेंट के बाद आपको ये कवर जो है वो मिलना बंद हो जाएगा, इसलिए आप एक और पॉलिसी लेने की सोच सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट बलवंत साहब हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ और सवालों को शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटते हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु और आज चर्चा इंश्योरेंस पर हो रही है। हमारे साथ बलवंत जैन अपना पैसा.com से बने हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। बलवंत साहब, एक और दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, आइए उनसे चर्चा करते हैं, उनसे बात करते हैं। अशोक नेगी जी शिमला से हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार अशोक साहब, आपको नए साल की शुभकामनाएं। अपना सवाल आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। मैं पूछना चाहता था कि मैंने सुपर इन्वेस्टमेंट प्लान लिया हुआ है ना जी, हाँ। कितना समय हो चुका है इस प्लान को लिए हुए? ये 15 साल के लिए 15 साल के लिए लिया था। और कितने प्रीमियम्स आपने अब तक चुकाए हैं? मैम अभी 4 दे दिए। 4 साल हो चुके हैं। चलिए 5 दे दिए। चलिए, यानी कि 10,000 रुपए आपने हर साल प्रीमियम जैसे मेंशन भी किया था अपने मेल में, लगभग 50,000 रुपए आप इसमें दे चुके हैं। और कितना फंड वैल्यू मिल रही है फिलहाल? 35,000 है। यानी काफी कम है आपने जितना निवेश किया है। एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए और आगे क्या रणनीति होनी चाहिए, हमारे एक्सपर्ट बताएंगे आपको। बलवंत साहब, जैसे इन्होंने बताया कि सम अश्योर्ड करीब 50,000 मतलब 50,000 इन्होंने प्रीमियम चुकाया है इसमें, और इनको जो फंड वैल्यू मिली है काफी कम है। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर 2008-9 के बाद देखें तो बाजार में रिटर्न्स अच्छे नहीं रहे। हालांकि 12 और 2013 जो अभी खत्म हुआ है उसमें कुछ यहाँ पर रिटर्न्स मिले हैं, लेकिन क्योंकि इनकी पॉलिसी यूनिट लिंक्ड है, अब आगे क्या कर सकते हैं? और अगर आप इसके एलोकेशन चार्जेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएं। देखिए अशोक जी, ऐसा है कि यूलिप में जो है वो जो रिस्क है वो पॉलिसी होल्डर की होती है, और नॉर्मली क्या जो इनिशियल है वो चार्जेस बहुत ज़्यादा है। जैसे आप जो पॉलिसी बता रहे हैं उसमें जो पहले साल है वो पॉलिसी जो इंश्योरेंस का प्रीमियम एलोकेशन चार्ज है वही 80% है, परंतु बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है। तो अभी तो जैसे आपका जो फंड है जिसमें आपका फंड इन्वेस्ट हुआ है उसका जो बेंचमार्क से थोड़ा परफॉर्मेंस रिलेटिवली अच्छा है, तो आपको अभी सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कॉस्ट लगनी थी वो तो लग गई है, अभी और ज़्यादा कॉस्ट लगेगी नहीं। भविष्य में भी 1.5% के आसपास की जो है वो पॉलिसी चार्जेज आएगी। परंतु मेरा सजेशन है कि आप ईयर ऑन ईयर जो बेंचमार्क है उसके सामने जो आपकी फंड की परफॉर्मेंस है उसको इवेल्यूएट जरूर कीजिएगा, और जब आपको लगे कि ये फंड बराबर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप सरेंडर कर सकते हो, और 5 साल के बाद में आपको सरेंडर चार्ज भी कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। जी, तो जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया यहाँ पर अशोक साहब कि आपने जो प्रीमियम चुकाया था पहले साल में उसका 80% कटा है एज अ प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, और बाकी आगे आने वाले सालों में भी जैसे आप देख सकते हैं दूसरे साल में करीब 8% प्रीमियम एलोकेशन चार्ज है, चौथे साल में 5% और 5वें साल से 3% सरेंडर चार्ज इनफैक्ट आपको देना पड़ेगा। यानी काफी सारे चार्जेस आपके कटते हैं, क्योंकि जैसे आपने खुद अभी बताया 5 साल आपने इसमें पूरे किए हैं। अगर 5 साल कंप्लीट करके आप इसको सरेंडर करेंगे, सरेंडर चार्ज तो नहीं मिलेगा, लेकिन फंड वैल्यू आप जो चाह रहे हैं वो उतनी रिकवर नहीं हो पाएगी। थोड़ा लंबी अवधि का आप नजरिया बनाए तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। हमारे साथ प्रताप सिंघा जी कोलकाता से मौजूद हैं। नमस्कार प्रताप साहब, पूछिए क्या सवाल है। हेलो, गुड इवनिंग सर, बताइए। हाँ, गुड इवनिंग। मैंने एक स्टार हेल्थ से पॉलिसी लिया था जी लास्ट ईयर दिसंबर में, और मेरा रिन्यूअल डेट था 20 दिसंबर 2013। ओके, बट नाउ कुछ रीजन से मैं पे नहीं कर पाया, तो आज मैंने पे किया है जी। मुझे थोड़ा श्योर होना था कि इसका जो कंटिन्यूटी बेनिफिट है वो मिलेगा कि नहीं। ओके, जब आपने प्रीमियम, अब तो खैर आपने पेमेंट कर दी है, आपने किसी कंपनी के स्टार हेल्थ से आपने जो पॉलिसी ली है आपने कस्टमर केयर पे या किसी अधिकारी से आपने बात की है इस बारे में? वहाँ से एनुअल कलेक्शन के लिए फोन आता था तो उन लोगों से पूछा था, तो दे सेड कि आपको वो मिलेगा, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट हुआ, इसीलिए मैंने। और क्लेम को लेकर भी आप थोड़ा सा कंसर्न है यहाँ पर कि इस दौरान अगर कोई क्लेम होता है तो उसका क्या होगा? हाँ, वो लोग नहीं, वो स्पेसिफिकली बता दिया था कि इस दौरान अगर कुछ क्लेम होता है तो वो आपको नहीं मिलेगा जी। बट बहुत सारा बेनिफिट होता है ना कि 3 साल या 2 साल कंटिन्यू होने के बाद ही आता है, तो लाइक यानी फिलहाल आपने रिन्यू कर ली है पॉलिसी? हाँ, ऑलरेडी कर लिया मैंने, कल पे कर दिया ऑलरेडी। चलिए बलवंत साहब, क्योंकि सवाल इनका पिछले हफ्ते आया था तो इसमें कुछ अपडेशन है, कुछ इन्होंने डेवलपमेंट्स हुए हैं। आपने इन्होंने प्रीमियम तो चुका दिया, लेकिन यहाँ पर जो क्लेम की बात है उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे कि इस दौरान मतलब एक्चुअली कैसे इनको आगे बढ़ना चाहिए, और इवन बाकी व्यूअर्स भी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए प्रताप जी, ऐसा है, आपने चूंकि रिन्यू कर दी है और आपका जो प्रोडक्ट है उसमें जो ग्रेस पीरियड है वो 30 दिन का है, तो आपका 20 दिसंबर को ड्यू था, आपने 20 जनवरी के पहले पेमेंट कर दिया, तो जो आप कंटिन्यूटी बेनिफिट जो बोलते हैं ना, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वगैरह है या नो क्लेम बोनस वगैरह, वो सब आपको मिलेंगे। और चूंकि आज आपने पेमेंट किया है
और आपको मालूम है कि आपका कोई बीमार तो हुआ नहीं है, तो जो इस दौरान जो गैप के दौरान अगर कोई बीमार हुआ और क्लेम होता है वो नहीं मिलता है। परंतु चूंकि आज आपने पेमेंट कर दिया है तो आपका जो कंटिन्यूटी रहेगा और आगे से अभी भविष्य में 2-4 दिन में भी अगर आपको कोई भी क्लेम हो तो आप क्लेम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परंतु बाकी व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा कि आपको जो प्रीमियम की जो ड्यू डेट है उसके लास्ट दिन तक वेट नहीं करना चाहिए। आपकी ड्यू डेट है उसके 10-15 दिन पहले पेमेंट कर देना चाहिए। कुछ में 30 दिन का है, कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड देती है, और कोई कारण से आप नहीं पेमेंट कर पाएंगे तो आपके जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वगैरह के जो कवरेज का बेनिफिट है वो लैप्स हो जाएगा। तो सब व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कम से कम 10 दिन पहले आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस का रिन्यूअल का प्रीमियम है वो दे दीजिए। तो बिल्कुल एक बहुत अच्छी राय यहाँ पर, एक सलाह है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से बाकी व्यूअर्स के लिए भी कि आप अपने ग्रेस पीरियड के अंत तक आप वेट मत करिए, बल्कि जो आपकी ड्यू डेट है उसको आप इनफैक्ट अपने कैलेंडर में या कहीं पर भी आप इसको याद रखें कि 10 दिन पहले कम से कम आप चुका दें, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी और क्लेम को लेकर भी कोई दिक्कत आप फेस नहीं करेंगे। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन इंश्योरेंस बाजार पर हमारी नजर है और उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, क्या बदलाव हुए हैं, कुछ सवालों को भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की डेली डोज यानी मनी गुरु, और आज चर्चा इंश्योरेंस बाजार पर। बलवंत जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपनापैसा.com से। एक सवाल और यहाँ पर शामिल किया है, आखिरी सेगमेंट है इसलिए आखिरी सवाल होगा ईमेल के जरिए। प्रांशु जी का सवाल है दिल्ली से, टर्म प्लान लेने की सोच रहे हैं लेकिन जो इनका कंसर्न है वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो को लेकर है। बलवंत साहब, ऑनलाइन टर्म प्लान की हमने शो में पहले भी चर्चा की है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि जो उनकी कंसर्न है कि ऑनलाइन टर्म प्लान में जो क्लेम रेशियो है वो जो प्राइवेट कंपनीज है उनका एडवर्स है। एक तो जो प्राइवेट कंपनीज है वो अभी मार्केट में आई, उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो इतना ज़्यादा डेटा नहीं है, और प्लस जो उनके जो डेटा है वो ओवरऑल डेटा है, वो ऑनलाइन टर्म प्लान का जो रिजेक्शन रेशियो का डेटा नहीं है। तो जैसे टर्म प्लान आपको खरीदना है तो टर्म प्लान तो एकदम प्लेन वेनिला प्रोडक्ट है, तो उसमें और आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए आपको कितने का इंश्योरेंस चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए और क्या प्रीमियम है, जो सबसे सस्ता देता है आप उससे खरीद लीजिए। और जब आप एप्लीकेशन करें, जब ऑनलाइन फॉर्म भरे या ऑफलाइन जब भी फॉर्म भरे, तो जितनी भी आपकी डिटेल है, आपकी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह है या आपकी जो हेल्थ हिस्ट्री वगैरह है, वो आप बाकायदा बिल्कुल ईमानदारी से भर दीजिए। अगर आपने बिल्कुल ईमानदारी से भर दिया तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को कोई भी कारण नहीं मिलता है आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट करने का। और इसके अलावा भी दूसरे IRDA का जो रिड्रेसल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, तो मेरे हिसाब से अगर आपने ईमानदारी से सब कुछ डिस्क्लोज किया है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्लेम मिलने में। जी, और साथ ही प्रांशु, कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही टर्म प्लान्स मुहैया कराती हैं, तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं और जो कंपनी काफी समय से कामकाज कर रही है उसे आप चूज कर सकते हैं। फिलहाल इतने ही सवाल शामिल कर पाएंगे। बलवंत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय जी बिजनेस को देने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए जाते जाते अपने दर्शकों को बता दें कि आपके इस खास शो में हम कौन से मुद्दों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि आज बुधवार था, इंश्योरेंस पर हमने चर्चा की, लेकिन हर सोमवार सेविंग्स पर हम बात करते हैं। हर मंगलवार हम लोन्स को लेकर आपके सवाल उठाते हैं। बुधवार था आज, इसलिए इंश्योरेंस पर हमने चर्चा की। हर थर्सडे यानी कि गुरुवार के दिन हम प्रॉपर्टी बाजार पर बातचीत करते हैं, यानी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आपके सवाल लिए जाएंगे शाम 7:30 बजे। इसके अलावा हर शुक्रवार अब से आप अपने टैक्स से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से, यानी पर्सनल टैक्सेशन को लेकर जो भी आपके सवाल हैं आप इस शो में भेज सकते हैं। चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। नमस्कार।